चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इसको आप जिनकी तैयारी जिन्होंने पहले की थी दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर इस बार सेकेंड अटेम्प्ट है या वॉट एवर अटेम्प्ट, तो वो इसको मॉक टेस्ट की तरह ले लेंगे और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर रखेंगे ताकि आपके एक सवाल से कम 4 सवाल सॉल्व हो जाएं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लासेस आज से वापस से शुरू कर रहे हैं। तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई, बीच में बिगड़ गई थी, तो ये अपडेट है अभी। तो आप ये मान लीजिए कि 9:15 का टाइम अपना रखेंगे कल से, है ना। ये हर बार हम कहते हैं, बट कोशिश तो यही है कि 9 से 9:15 के बीच में क्लास आपकी शुरू हो जाए। बेटर है कि 9 बजे हो जाए, है ना। जैसे आज लेट कर रहे हैं, 9:45 हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए और पोल में जवाब देंगे जैसा देते हैं आप। अ चाइल्ड कॉल्स, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। अ चाइल्ड कॉल्स अ बैट अ बर्ड बिकॉज इट फ्लाइज। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बच्चा है जो कह रहा है कि कॉल्स अ बैट अ बर्ड, बैट को, चमगादड़ को पक्षी कहता है ना, कि भाई ये चिड़िया है, जो चमगादड़ है वो चिड़िया है, और हर चिड़िया मतलब चिड़िया चमगादड़ हो सकती है, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। अब क्योंकि वह उड़ता है, क्यों कहा है उसने कि चमगादड़ चिड़िया है या पक्षी है? क्योंकि वह उड़ता है, जो बैट है वो उड़ता है, या चमगादड़ है तो उड़ता है वो। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार ये किसका उदाहरण है? अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे इसमें, है ना। देखिए जो लोग जानते हैं कि बैट जो है वो बर्ड नहीं होता, बैट मैमल है, स्तनधारी में आता है, बेशक बैट जो है चमगादड़ है वो उड़ता हो, है ना। तो वो लोग हो सकता है कि इसमें एकोमोडेशन कह दें। देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा से किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी एक्सपीरियंस को, जो भी उसने रियलिटी में अनुभव किया, किसी भी चीज को देखा, कुछ एक्सपीरियंस किया, और वो उस अनुभव को इंटरप्रेट करता है या अपने शब्दों में बताता है बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा या प्रीवियस स्कीमा। स्कीमा क्या होता है पियाजे की थियरी में? प्रीवियस नॉलेज, जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है वो सब स्कीमा है। गोबर की बात नहीं हो रही है, ये सब नहीं सोचना है, गलत गलत बातें, मतलब कचरा भी नहीं, अच्छी चीजें, मतलब अच्छा बुरा वैसे तो सब कुछ, ये मैं मजाक में बोल रही हूँ। तो एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज है, जो, या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ओल्ड भी कहना गलत हुआ, एग्जिस्टिंग यानी जो आप जानते हैं आज, उसके आधार पर अगर कोई नए अनुभव को भी आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एसिमिलेशन का उदाहरण होता है, ना कि एकोमोडेशन का। तो इसमें सब लोग बटे हुए हैं, अलग अलग लोग जवाब दे रहे हैं। तो ये आत्मसातीकरण है इसका जो जवाब है, ना कि समायोजन। बताएंगे क्यों? ऑब्जेक्ट परमानेंस हो नहीं सकता। ऑब्जेक्ट परमानेंस 9 महीने से पहले पहले जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, ये पियाजे का सवाल है, पियाजे की थियरी से। अगर हम बात करते हैं यहाँ, बहुत ही पुअर जोक, कोई कह रहा है कि स्कीमा की बात हो रही है, ऐसे पीजेस क्रैक ना करें, हमारा लेवल अच्छा है ह्यूमर का, तो हम थोड़ा सा बेहतर ह्यूमर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, है ना, सार्केज्म का प्रयोग करेंगे, ये बहुत अच्छा ह्यूमर नहीं है, हंसी नहीं आई, हा हा हा। एनीवे, तो एसिमिलेशन की जब हम बात करें, तो एसिमिलेशन क्या है? जो आपके दिमाग में फीडेड है, अगर मैं कहूं, जैसे आपके फोन में कुछ नंबर्स फीड होंगे, सेव्ड होंगे कुछ नंबर, तो वो आपके फोन के स्कीमा में है, उसके सॉफ्टवेयर में है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। ठीक है, तो जो भी आप जानते हैं इसका मतलब वो आपके स्कीमा में है। ठीक है, स्कीमा क्या है? एक कॉन्सेप्ट है पियाजे के द्वारा दिया हुआ, कि जो हमारे दिमाग में चीजें होती हैं, जो भी हम दुनिया की समझ बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं, स्टोर्ड जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो स्कीमा में होती है, या आपके अनुभव जो भी हैं सब कहाँ है? स्कीमा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो ये आप जब कहेंगे कि दिल्ली है या नई दिल्ली है, तो आप ये अपने स्कीमा से बता रहे हैं। कल को चेंज हो जाए तो अपने स्कीमा को आप अपडेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, समझ रहे हैं? तो ये स्कीमा की जब हम बात कर रहे हैं, कि प्लूटो की जब हम बात कर रहे हैं कि भाई पहले प्लैनेट था, फिर हमने कह दिया डॉर्फ है ना, तो इसका मतलब स्कीमा में हमने अपडेट किया, चेंज किया। तो यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि जो भी उड़ते हैं वो पक्षी होते हैं। तो उसने उसके आधार पे जो उसको पता था, उसने कहा हाँ बैट भी उड़ता है, चमगादड़ उड़ता है, तो इसलिए ये भी पक्षी है। अब ये सही है कि गलत है वो एक अलग कहानी है ना। इसका बहुत बढ़िया चार्ट से समझेंगे इसको, कि ये सही है कि गलत है, उस पर नहीं जाएंगे। बात हो रही है कि बच्चे ने पक्षी को देख के, बैट को देख करके एक बर्ड कहा क्योंकि ये उड़ता है। अब पियाजे के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल क्या है? बैट को बर्ड कहा, यानी जो वो जानता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसने वो कहा। एसिमिलेशन का उदाहरण है, आत्मसातीकरण का उदाहरण है। ठीक है,
प्रॉपर समझेंगे इसको, इससे क्या होगा फिर आगे कंफ्यूजन नहीं होगी एक भी बार। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, जैसे ही वो कहते हैं ना एग्जिस्टिंग स्कीमा में चेंज कर रहा है कुछ, तो एग्जिस्टिंग स्कीमा जहां लिख के आ रहा है तो 99% जो है चांस यही रहते हैं कि वो एसिमुलेशन की ही बात कर रहा है। एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करने की बात करें जब, देखो चेंज तो दोनों केस में होता है वैसे, चाहे आप एकोमोडेट करें चाहे आप एसिमुलेट करें, है ना। तो जब वो एकोमोडेट बात कर रहा है कि प्रीवियस स्कीमा को बदलना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा, स्पेशली जब शब्द आए मॉडिफाई करना पड़ा, इसका मतलब एकोमोडेशन हुआ है। ऐड कर लिया कुछ, तो बात हो रही है एसिमुलेशन की, कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें कुछ ऐड कर लिया। अब इस बैट को बर्ड कह दिया बच्चे ने कि ये उड़ता है, किसी ने कहा कि नहीं ये बर्ड नहीं मैमल है, स्तनधारी है, जो अंडे नहीं देते, बच्चे को जन्म देते हैं, अगली मतलब संतान को जन्म देगा, अंडे नहीं देगा, पक्षी अंडे देते हैं, बीक होती है पक्षी की, इनके दांत पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैमल्स में ये बेसिक बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। जैसे पेंगुइन किसी को मैमल लग सकता है देखने की वजह से, बट वो बर्ड है, और वो उड़ता नहीं है फिर भी बर्ड है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये आपने एकोमोडेट किया है विद टाइम अपने स्कीमा को। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या है, डिसबैलेंस की स्थिति है। जब किसी ने कहा कि ये जो बैट है ये बर्ड नहीं है बेशक उड़ता हो, तो बच्चे के दिमाग में एक बार को क्या आएगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिसको डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। अब उसको क्या करना पड़ेगा इस डिसइक्विलिब्रियम से बैलेंस की स्थिति में जानने के लिए। डिसइक्विलिब्रियम मतलब जो दिमाग में फीडेड है और जो दुनिया में देखा है दोनों मैच नहीं हो रहे। भाई हमें तो बताया गया था बर्ड है, उड़ते हैं बर्ड्स, तो ये भी बर्ड है। अब जो बताया गया था या है दिमाग में स्टोर्ड वो मैच नहीं हो रहा है इस इंफॉर्मेशन से, तो अब क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा। ये वैसा ही है कि नंबर आपने फीड कर लिया, फीडेड है, मिलाया तो मिल नहीं रहा, तो आप रीचेक करते हैं यार कुछ गलत तो नहीं सेव कर लिया। अगर गलत सेव किया है या तो उसमें आप मॉडिफिकेशन करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन होगी अब कब होगी, जब इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो आप एकोमोडेट करते हैं। आप क्या करते हैं, मान लो आपने याद कर लिया था कि भाई प्याजी की 5 स्टेज होती हैं, फिर उसको करेक्ट कराया किसी ने कि नहीं ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी इसको ठीक कर लीजिए, एकोमोडेशन होगा, फिर मॉडिफिकेशन होगा। जस्ट फिट कर लिया है आपने इंफॉर्मेशन को, फिट इन किया है एग्जिस्टिंग स्कीम में, तो वो एसिमुलेशन होगा। अब जब एकोमोडेशन हो जाएगा तो बच्चा फिर अगली बार जब देखेगा, जो मैंने आपको बताया कि भाई मैमल्स स्तनधारी जो होते हैं उनकी चोंच नहीं होती, पक्षियों की चोंच होती है, इनके दांत होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे देते हैं जो पक्षी होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। और एक्सेप्शन है बैट जो है, कि बैट क्या नहीं है, बर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो 2 रीजंस या और मल्टीपल रीजंस ऐसे होते हैं कि फीदर्स होते हैं बर्ड्स के, यानी पंख होते हैं, क्या बोलते हैं फीदर्स को हम, पंखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर तो पंखी बोलते थे पिछली बार तक जब मैंने चेक किया था। एकोमोडेशन, ठीक है। और जो मैमल्स हैं उनके फर होते हैं, तो ये डिफरेंस आता है। तो ये एकोमोडेट किया आपने, अब बैलेंस में आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, डन है। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे चलती है। तो जब मॉडिफिकेशन की बात आएगी तो एसिमुलेशन, जैसे एक बच्ची सीता है, जो ये आया हुआ सवाल है सीता वाला, कि सीता है जो दाल चावल मिक्स करके खाती है, तो दाल चावल का कॉन्सेप्ट है, बस मिक्स करके खा रही है, एसिमुलेट किया है ना। कंजर्वेशन की बात यहाँ बनती ही नहीं है। तो ये बेसिक बात हो गई। ये इसका एक और उदाहरण ये भी हो सकता है कि एक बच्चा है जिसने सिर्फ घोड़ों को देखा है आज तक, या उसके दिमाग में हॉर्सेस का तो जो है कॉन्सेप्ट है। अब जब वो जेब्रा को देखता है जाकर के जू में, तो वो कहता है देखो एक स्ट्राइप्ड हॉर्स, यानी एक धारियों वाला घोड़ा है ये, जबकि जेब्रा जो है अलग है घोड़े से। तो लेकिन जब बच्चे ने कहा तो ये एसिमुलेशन दर्शाया उसने, क्योंकि जो उसके पास स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे उसने बताया कि ये घोड़ा है। जैसे पहली बार अगर कुत्ते का स्कीमा है और वो किसी डॉग को देखता है, या किसी डॉग के बाद वो क्या देखता है, किसी बिल्ली को देखता है जो बड़ी दिखती है, एक छोटे डॉग जैसी दिखती है, तो वो कहता है ये छोटा डॉग है, जबकि डॉग नहीं है ये। लेकिन जो उसने ये कहा कि ये छोटा डॉग है, इसका मतलब एसिमुलेशन जो है उसके दिमाग में आत्मसात जो उसने किया हुआ था वो दर्शाया है। इसको चेंज जब करेंगे तो एकोमोडेशन कहलाएगा, जब मॉडिफाई करेंगे कि नहीं ये अलग होता है तो वो एकोमोडेशन कहलाएगा। बात सही है भाई। एक हेलीकॉप्टर को देख के छोटे बच्चे ने कहा ये बर्ड है, फिर आपने बताया नहीं ये बर्ड नहीं होती, हेलीकॉप्टर होता है, ये भी उड़ता है, ठीक है। तो आपने एकोमोडेट कराया, पहले जो उसने बताया था वो अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर बताया था, यानी एसिमुलेशन जो उसका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इतनी देर हमने इसको इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आगे आपका इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि पेपर में सवाल आता ही है हर साल एसिमुलेशन से, एकोमोडेशन से। समझ रहे हैं बात को? चलिए बताइए।
देखिएगा सवाल और जवाब दीजिएगा। नाइन्टी % लोग फोर्थ आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया है। पिछले में आप लोग थोड़ा भटक गए थे। देखिएगा, बस मैच देखना है सही हो रहा है कि नहीं। फैमिली सेकेंडरी एजेंट है, नहीं भाई, फैमिली प्राइमरी एजेंट होती है सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन क्या है कि बच्चा समाज में कैसे रहेगा, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून वो सीखता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा समाज में जो है चीजें सीखता है। स्कूल, स्कूल क्या है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। स्कूल जो है वो सेकेंडरी होता है, पहले प्राइमरी प्राथमिक क्या है, घर है, क्योंकि सबसे पहले समाज का छोटा रूप या मिनिएचर वर्जन जो है वो परिवार है, और सबसे पहले जब आपका जन्म होता है तो आप परिवार में ही होते हैं, है ना, बात सही है। तो पहली यूनिट है जहां से आप समाज के तौर तरीके सीख रहे हैं। पीयर ग्रुप प्राइमरी एजेंट नहीं, पीयर ग्रुप सेकेंडरी ही होगा क्योंकि प्राइमरी फैमिली है। इंपॉर्टेंट है पीयर ग्रुप, नो डाउट। फैमिली प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बात एकदम सही है। ये सालों से आता रहा है सवाल अलग अलग तरीके से, बात सही है। क्लियर है इतनी बात, एकदम क्लियर है। तो परिवार हमेशा ध्यान रखना है, फैमिली हमेशा प्राइमरी में आएगी। फैमिली के साथ नेबरहुड लिखा हो तो प्राइमरी में आ जाएगा, लेकिन अगर नेबरहुड अलग से है यानी आस पड़ोस अलग से है, यार दोस्त अलग से हैं, तो वो सेकेंडरी में ही आएंगे, क्योंकि स्कूल हमेशा सेकेंडरी में आता है, ध्यान रखेंगे। और प्राइमरी में फैमिली आती है हमेशा। प्राइमरी में फैमिली के साथ कुछ आ जाए वो एक अलग बात है, जैसे नेबरहुड कई बार फैमिली एंड नेबरहुड एक साथ ऑप्शन में दे देता है, तो आपके पास अलग से फैमिली का ऑप्शन ही नहीं होगा, उसके इसमें आप फैमिली लगा सकते हैं, फैमिली एंड नेबरहुड लगा सकते हैं, आस पड़ोस और परिवार प्राइमरी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एट विच स्टेज ऑफ पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉल्यूम एंड नंबर। मास वॉल्यूम एंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, यानी द्रव्यमान के भार कितना होगा किसी चीज का, आयतन, संख्या, है ना। मास बेसिकली डिफरेंट होता है वेट से, बट यहाँ पे आप उस सेंस में सोच सकते हैं कि हम बात यहाँ वेट, जैसे किलोग्राम में हम मापते हैं, एक यूनिट है मास की, ठीक। वॉल्यूम में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, मात्रा में परिवर्तन नहीं आता है। 1 लीटर पानी है ओ गॉड सॉरी, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप इसे चौड़े बर्तन में डालो, चाहे इसे आप छोटे बर्तन में डालो, ठीक है जी। सेंसरी मोटर में ये नहीं आता, ये आता है कंजर्वेशन में। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष में आता है, संरक्षण कहते हैं पियाजे की भाषा में इसको, तीसरी स्टेज में आता है। 72% लोगों ने फाइनली सही जवाब दिया है। तो ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF इसी सीक्वेंस में, है ना, 0 to 2, फिर 2 to 7, 7 to 11, 11 to 14 या 15, 15 या 11 एंड अबव कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, A student says, I will share my lunch with you today because you shared yours with me yesterday. यानी मैं आज, एक बच्चा कहता है एक छात्र कि मैं आज अपना लंच तुम्हारे साथ साझा करूंगा क्योंकि कल तुमने भी मुझे अपने लंच में से कुछ खिलाया था, मान लो। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेज में है बच्चा, कि भाई उसने मेरी खराब समय में बड़ी मदद की थी तो मैं भी उसकी मदद करूंगा। ये क्या है, दिस इज, ये थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल हो गया। ये तो और नीचे के स्तर की स्टेज है, उसमें और भी संवेदनाएं भी शामिल हो सकती हैं, बट आपको संवेदना नहीं है किसी से, है ना, बस क्योंकि किसी ने मदद की थी इसीलिए मदद कर रहे हैं, बाकी आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका जवाब यही होगा, है ना। बच्चों के केस में ये ज्यादा एग्जाम्पल मिलता है क्योंकि बड़ों के केस में और भी रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ बड़े बच्चे ही होते हैं, मतलब बच्चा होना कोई बुरी बात नहीं, बट जो एज के साथ आने वाली क्षमताएं थी वो नहीं आई होती, तो उस केस में ये एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, 4th ऑप्शन। कितने लोग दे रहे हैं, सिर्फ 56%। बस नाम क्या चेंज हुआ, गलत जवाब आप लोग देने लग गए, क्योंकि कल लंच खिलाया था। अगर बच्चा कहे कि मैंने कल लंच शेयर किया था, आज तुमको करना है मेरे साथ, तब भी बात सेम ही है। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, गिव एंड टेक, जैसे को तैसा, कि भाई मैंने तुम्हें चीटिंग कराई थी, वैसे तो चीटिंग नहीं करानी चाहिए, डिस्क्लेमर डाल देते हैं इस बात पे, बट कि मैंने तुम्हें पिछले एग्जाम में दिखाया था, मैथ्स के एग्जाम में, तुम जो है मुझे हिंदी में मदद कर देना। चीटिंग नहीं कहते हैं, मदद करना कहेंगे, कि आपने अपने दोस्त को, आपकी इंग्लिश अच्छी थी, इंग्लिश पढ़ाई, उसने आपको मैथ्स पढ़ा दिया मैथ्स के एग्जाम में, है ना, तो ये गिव एंड टेक हो गया। तो ये आपकी म्यूचुअल एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, सेकेंड स्टेज है
कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस में से। इस पे एक बार सवाल आ ही जाता है कि आप देख रहे हैं एक बच्चे हैं 2 आपस में लड़ रहे हैं, किस बात पे कि इसने मेरी रबड़ यानी इरेजर कल खो दी थी तो मैंने आज इसका पेन गायब कर दिया है। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट या म्यूचुअल एक्सचेंज बोलते हैं इसको, जैसे को तैसा, सेकंड स्टेज। ये फर्स्ट है कि पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर रहा है। गुड बॉय नाइस गर्ल थर्ड स्टेज है कि अच्छा लड़का की तारीफ मिलेगी इसलिए होमवर्क कर रहा है बच्चा। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग फोर्थ स्टेज है कि रेड लाइट का पालन कर रहे हो क्योंकि नियम नहीं तोड़ना है, ऑर्डर बना रहे समाज में एक। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। असेसमेंट फॉर लर्निंग प्राइमरली फोकसेस ऑन। जो अधिगम के लिए आकलन है वो मुख्य रूप से किस चीज पे जोर देता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। ये सब करेंगे। पहले आप फॉर बताओ कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है किस चीज पे फोकस करता है, बताइए फटाफट, किस चीज पे फोकस करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग? आंसर कीजिए आप। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 90% लोग। आसान सवाल है इसका मतलब, जब सबने जवाब दे ही दिया है तो। आइडेंटिफाइंग आसान भी आते हैं कुछ सवाल, ऐसा मत सोचिए सारे सवाल मुश्किल आते हैं पेपर में, किसी टॉपिक से आसान किसी से मुश्किल, बैलेंस आता है पेपर, किसी से मॉडरेट, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग द रैंक्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ग्रेडिंग। देखिए रैंक आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि आप, पहली बात तो रैंकिंग होनी नहीं चाहिए, और दूसरा ये लेबल करना है। तीसरी बात, अगर कर भी रहे हैं तो ये समेटिव असेसमेंट में जाएगा ना कि फॉर्मेटिव में। और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन का पार्ट है, योगात्मक का या एसे का नहीं। बात सही है। कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अ स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क। अगर आप मानकीकृत बेंचमार्क के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, ये भी एसे का पार्ट है कि भाई 60% का क्राइटेरिया था, लाओगे तो पास हो जाओगे सीटेट में, नहीं तो नहीं। तो ये समेटिव असेसमेंट है। जब भी नंबर देने की, रैंक करने की बात हो रही है ना, या आपको सीधा कितना अंत में एंड में जो एग्जाम हो रहा है वो सब एसे का पार्ट है ना। प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, ये एफए है। प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूअस फीडबैक टू इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना क्या है? ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया हो रही है, बाद में नहीं, एंड में नहीं हो रहा है ये एग्जाम, या एंड टर्म नहीं है ये, एफएस जैसे होते हैं वैसा है ये, टर्म एंड नहीं है। सर्टिफाइंग द लर्नर एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, एंड में ऐसे है वो समेटिव असेसमेंट, ये एफए का पार्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन, ये सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं दोनों ही। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग की 1 मिनट लगा करके बात कर लेते हैं, आगे के लिए क्लियर हो जाएगा, फिर आगे वाले सेशंस में नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप सारे सेशन एक तरफ से देखते आ रहे हैं तो। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, कि एक कुक है जो खाना बनाते हुए ये टेस्ट कर रहा है कि भाई इसमें और क्या डलना चाहिए। जैसे आपकी मदर, आपके फादर, वॉटेवर जो भी घर में खाना बनाता है, आप खुद मान लीजिए आपने एक अच्छी सी क्या पनीर की सब्जी बनाई है मान लेते हैं, या चोखा बनाया है अगर आप बिहार से हैं तो, है ना। तो आप टेस्ट करके देख रहे हैं बनाते समय कि उसमें इंप्रूवमेंट और क्या हो सकती है। दिस इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या है ये? अधिगम के लिए आकलन है। ये एफए का पार्ट है, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, जो फीडबैक के लिए है। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फीडबैक मिल जाएगा इससे कि कहां इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, जो आपके एफए एग्जाम्स होते हैं जैसे। बोर्ड एग्जाम फीडबैक के लिए नहीं है, वो तो सीधा बता देगा कि ये एंड में इतना रिजल्ट आया किसी एक बेंचमार्क के अगेंस्ट, कि इतने % आए। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीएल फीडबैक के लिए है ना। ऑनगोइंग प्रोसेस है एक तरह से, साल भर चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि साल के अंत में हो रहा हो। जब आप बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, तो ये है कि आप मास्टर शेफ में गए हैं और फाइनल रिजल्ट देना है आपको, आपके खाने का पास और फेल करने की बात हो रही है, या फिर कई बार पास और फेल की, कई बार मतलब फाइनल फीडबैक है, उसमें बाद में इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं बची, अब क्लास पास हो गई, फाइनल एग्जाम है, वो ऑफ लर्निंग है, सबमेटिव असेसमेंट। जैसे सीटेट जब आप यहाँ लेट्स लर्न पे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये 30 सवाल कर रहे हैं, इस 30 में से मान लो आपके 20 भी ठीक हुए, तो ये फीडबैक मिलेगा आपको, तो ये फॉर लर्निंग है। लेकिन जब आप सीटेट का फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे, जितने नंबर आ गए उतने आ गए, वो ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, योगात्मक का। एज लर्निंग,
साथ साथ ये खुद का सेल्फ आकलन भी करते हैं ना आप, सेल्फ असेसमेंट, खुद से सवाल किए, खुद ही लगाए, अपने किसी दोस्त से चेक करा लिया, पीयर असेसमेंट कहते हैं जिसको, है ना। तो ये सेल्फ, जब आप खुद से खुद का आकलन कर रहे हो या आपके दोस्त आपका आकलन कर रहे हो, पीयर मतलब आपके साथी समूह। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। ये एज भी फॉर लर्निंग का ही उदाहरण होता है, या फिर आप कह लो एफए का उदाहरण होता है, क्योंकि आप जब खुद से खुद का आकलन कर रहे हैं, आपने कहा अपने दोस्त को यार सुन ले मेरे से, मैंने याद किया है, तो वो फीडबैक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसने फाइनल आपको रिजल्ट दे दिया ला करके, वो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी हमेशा। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, यहाँ पे तो सीधा आपको रिजल्ट मिल जाता है जो ऑफ लर्निंग है उसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। तो जहां पे भी बात हो रही है तो यहाँ कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता रहेगा, यानी ऑनगोइंग है ये प्रोसेस। अभी हमने बात की थी तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, रैंक की बात हो रही है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क की बात हो रही है, तो वो एस से है। ठीक है, एट द एंड फिर एस से है अगेन। तो ये अभी आपको उदाहरण बताया भी कि एक शेफ हैं जो खुद से अपना सूप को टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें क्या बदलाव संभव है बनाते समय। तो ये फॉर लर्निंग का उदाहरण है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, फीडबैक के लिए हो रहा है। एट द एंड कोई और चेक करे या टेस्ट करे, या आप खुद से भी कर रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट संभव नहीं है, तो उस केस में वो फिर दूसरी जगह चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहलाता है, या ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD जो है, स्वालीनता की प्राथमिक विशेषता। ऑटिज्म पे एक सवाल आ जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है, एक छतरी के जैसा है, जिसके अंदर और बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, OCD है, ADHD है, और भी कई सारे टर्म्स हैं। ADHD, हाँ ये कह रहा है आज पोर्टुगल का मैच है, पुर्तगाल को छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए, कुछ पेपर में आएगा, ये मैच नहीं पूछा जाएगा। सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं, क्या हुआ, पोल नहीं गया, इंटरनेट को क्या हो गया, चल तो रहा लाइव है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 85% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। देख लेते हैं, ऑटिज्म में क्या है, आप कह रहे हैं डिफिकल्टी इन सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो, उसको आई कांटेक्ट करने में, यानी एकदम आंखों में आंखें डाल के देखने में दिक्कत है। मूवी नहीं चल रही शाहरुख खान की, है ना, वो बात नहीं कर रही हूँ, प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो रही है, एक्चुअल आई कांटेक्ट की बात करते हुए। तो वो आई कांटेक्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, या नीचे आईज रखेगा, या नहीं देख रहा होगा उधर, सामने देख के आई कांटेक्ट करके बात नहीं करता। सोशली कम्युनिकेट करने में दिक्कत है, लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होगी, है ना। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होगा, या रेपिटेटिव बिहेवियर कह सकते हो कि बार बार सेम बात को रिपीट कर रहा होगा, ये भी संभव है। तो एडवांस्ड सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशियो इमोशनल स्टेट उतना बेहतर नहीं है। फ्रिक्वेंट यूज ऑफ हाईली क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव प्ले, एक्सट्रीमली हाई विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, ये अलग ही बातें चल रही हैं अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस के। जबकि इसमें थर्ड ऑप्शन है कि डिफिकल्टी होती है सोशल कम्युनिकेशन में, सामाजिक रूप से बातचीत में, इंटरेक्ट करने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में, ग्रुप में खेलने में। कि एक बच्चा है जो आप देख रहे हैं 1 घंटे से अकेले बैठ के खुद ही सेम ही टायर घुमाया जा रहा है गाड़ी का, या पेन है वही पेन को ही बंद किए जा रहे हो, खोले जा रहे हो, एक ही टास्क बार बार रिपीटेडली कर रहे हो। इन बच्चों को एक चीज में फोकस करने में तो आसानी होगी कंपैरेटिवली, लेकिन इनके आसपास अगर बहुत ज्यादा माहौल में परिवर्तन हो जाए, बहुत ज्यादा लोग हर बार हर रोज नए लोग मिल रहे हैं, टीचर भी चेंज होगा तो इनको दिक्कत होगी, है ना। तो बार बार चेंज होने पे इनको दिक्कत होती है एनवायरमेंट में, या घुलने मिलने में दिक्कत होगी, अटक के बात कर सकते हैं, या सेम बात रिपीट करते रह सकते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अ चाइल्ड हु स्ट्रगल्स विद डिकोडिंग वर्ड्स, रीडिंग फ्लुएंटली एंड स्पेलिंग में बी एग्जिबिटिंग साइंस ऑफ, यानी एक बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है वर्ड्स को डिकोड करने में, रीडिंग फ्लुएंटली पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, स्पेलिंग में भी और स्पेलिंग में भी दिक्कतें हैं, या रिवर्स लिखता है, ये कह दो आप। जैसे 100 को वॉज को 100, उल्टा 6 को 9 भी देख सकता है। तो ये डिसलेक्सिया है, ईशान अवस्थी याद कीजिए तारे जमीन पर मूवी का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। डिसकैलकुलिया क्या है, कैलकुलेशन से संबंधित है, मैथमेटिक्स से। डिस्प्रैक्सिया क्या है, मोटर स्किल्स, चलने फिरने, बटन लगाने, टाई बांधने, शू लेसेस को बांधने में, जूते के फीते को, वो डिस्प्रेक्सिया है। डिस्ग्राफिया क्या है, राइटिंग संबंधित विकार है।
लिखने में अगर दिक्कत है तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है, ये आप जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, ये पीडीएफ में काम आ जाएगा, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बताइए, पोल में बताएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई है जो कह रहा है कि लाइव चलती क्लास में कमेंट करके कह रहे हैं कि ये कब की क्लास है। लाइव क्लास चल रही है, अभी 26 मिनट पहले शुरू हुई है, आज की ही है। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस। संज्ञान और संवेग, यानी दिमाग और दिल के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछ रहे हैं। एक सवाल इस पे भी आता ही है, हर बार आता है, सिलेबस में है तो आएगा ही, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा समय समय पे। 67% लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही है, बट पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इमोशंस हैव नो इम्पैक्ट, कॉग्निशन और इमोशन में कनेक्शन होता है। अगर आप बहुत दुखी हैं तो इसका प्रभाव आपके एक्शन पे आ सकता है, या आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं पेपर में जरूरत से ज्यादा, तो जो आपको आता है हो सकता है आप वो भी भूल जाएं, तो दिमाग याद नहीं कर पा रहा, कॉग्निशन काम नहीं कर पा रहा। कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, दिमाग से रिलेटेड चीजें, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, है ना, ये सारी चीजें दिमाग से संबंधित हैं, सोचना, समझना, सीखना, जानना, समस्या समाधान करना। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रभाव ही नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास के सभी पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, दिल, दिमाग, फिजिकल, कॉग्निशन, इमोशन, सोशल, ये फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल, चारों आपस में जुड़े हुए हैं। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, अगेन ये भी नहीं है। इंडिपेंडेंट की बात एक ही व्यक्ति करते हैं, वो हैं ज़ेज़ोंग नाम के, बाकी नॉर्मल केस में आपको ये मानना है कि दोनों जुड़े हुए हैं। इमोशंस सोली डिक्टेट कॉग्निशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशंस ही डिक्टेट करते हैं आपके दिमाग को, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। कई बार आप अपने दिमाग से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि भाई रोना नहीं है, या फिर आप जो महसूस कर रहे हैं वो उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप किसी को थप्पड़ थोड़ी लगा देंगे, वे आप इमोशंस इतने हावी हैं कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कॉग्निशन, जो इमोशंस हैं वो सोली डिक्टेट नहीं करेंगे, दिमाग भी उसमें इन्वॉल्व होगा। ऐसा हो सकता है किसी केस में कई बार इमोशन हावी हो जाए, कई बार दिमाग ज्यादा हावी हो जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर डीपली इंटरट्वाइंड एंड म्यूचुअली इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये बात एकदम सही है कि संज्ञान और भावनाएं जो है वो गहराई से आपस में सन्निहित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, बात सही है, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ओके है, या थोड़ा जैसे पेपर में कहते हैं कई लोग के स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है सब भूल रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, और जब आप पेपर देने जाते हैं, प्रैक्टिस आपने अगर इनफ की हुई है तो वो चीजें, हाथ चलता है, दिमाग चलता है पेपर में फिर, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं है, और या फिर बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेस ले लिया कि यही जीवन है, इस पेपर के बाद लाइफ ही नहीं है, अगर बहुत सब कुछ जीवन ही पूरा उसी को मान लिया, और ऐसे मान लिया कि वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, ये जान लिया कि हाँ ठीक है जरूरी है करना होगा, लेकिन ये नहीं जीवन खत्म हो गया, पेपर नहीं हुआ एक, तो है ना। तो फास्ट हार्ट बीट ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर फील हो रहा है, इसकी वजह से बच्चा फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहा, या थोड़ी देर लग रही है याद करने में, इसका मतलब जो कॉग्निशन है वो आपके इमोशन को प्रभावित कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, अजर्शन है, अभिकथन, ये सवाल खूब आते हैं आजकल, 4 से 5, 5 से 6, 8 सवाल तक आ जाते हैं किसी किसी उसमें सेट में, तो नहीं तो 4 से 5 तो आते ही आते हैं। अजर्शन क्या है, द फिजिकल, इसका कोई टॉपिक निर्धारित नहीं है, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं ये अजर्शन रीजन के क्वेश्चन, दो टॉपिक को मिक्स करके आ सकते हैं, एक टॉपिक से आ सकते हैं, डेवलपमेंट से आ जाए, सोशलाइजेशन से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। द फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज सोली डिटर्मिन्ड बाय देयर जेनेटिक मेकअप। कह रहे हैं एक बच्चे का शारीरिक यानी शरीर का विकास, दिमाग का विकास और सामाजिक विकास के सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब मॉरल डेवलपमेंट जिसको नैतिक विकास कह रहे हैं वो भी समाज से ही आता है, तरह से उसकी आनुवांशिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हेरिडिटी जिसको जीन्स कह रहे हैं या जेनेटिक मेकअप कह रहे हैं, कुछ चीजें निर्धारित कर देगी, जैसे आपका इंटेलिजेंस का स्तर, बट ऐसा नहीं कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता, एबिलिटी तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आपकी हाइट, आपका बॉडी टाइप, आपका टेम्परामेंट, ये सब जेनेटिक्स से, आपकी आंखों का रंग, ये सब जेनेटिक्स से निर्धारित होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके जेनेटिक मेकअप में आपकी आईज जो है ब्लैक थी, आपने कहा गए मम्मी के पास कि नहीं मम्मी ब्लू आईज चाहिए, हिप्नोटाइज करना है, हनी सिंह ने कहा है, ये नहीं कह सकते आप, क्यों, क्योंकि जीन्स या हेरिडिटी स्टैटिक है, फिक्स है, और ये कुछ चीजों को प्रभावित करती है, कुछ को एनवायरमेंट प्रभावित करता है।
मान लो आपकी हाइट बहुत बढ़ सकती थी, बट आपको न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिला, बचपन में मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो गए, किसी तरह से जी पाए, तो हो सकता है जितनी हाइट बढ़नी थी उतनी बढ़ेगी नहीं। या समाज में कैसे रहना है, ये सब जो है आपका, या दिमाग आपका, कैसी एजुकेशन मिली है, कैसा माहौल मिला है, इसमें सिर्फ आपका हेरिडिटी रोल नहीं प्ले करेगी। आईक्यू बहुत अच्छा है लेकिन माहौल ही नहीं मिला, तो जो पोटेंशियल था वो बाहर नहीं निकल के आ पाएगा। ठीक है ना? तो बात तो गलत है, क्योंकि सोलली नहीं कर सकता, इम्पैक्ट करते हैं सब को, जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट करेगा, बट सोलली पूरी तरह से नहीं निर्धारित कर सकता। कुछ चीजें हैं जो पूरी तरह से निर्धारित कर सकता है, जिसमें एक चीज है आपकी आंखों का रंग, या आपका जो भी डीएनए है वो हेरिडिटी से निर्धारित है। देखिएगा रीजन क्या है इसका, एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ नेग्लिजिबल रोल इन शेपिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर्स। देखिए नेग्लिजिबल का मतलब है कि कोई ज्यादा नगण्य भूमिका है या बहुत निम्न भूमिका है, बहुत कम भूमिका है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, सिर्फ हेरिडिटी डिसाइड करती है, बकवास बात है। दोनों ही डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, विकास जो है बच्चे का, वो कोई भी टाइप का विकास हो, ये सब इंटर रिलेटेड है। और दूसरा गुणनफल है आनुवांशिकता और वातावरण का। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं सर, क्या होगा, दोनों ही फॉल्स हैं, ये रीजन भी फॉल्स है, बात ही फॉल्स है, तो रीजन तो कैसे ठीक होगा। चलिए खैर, ये अपने आप में रीजन ठीक हो सकता है, बट बात ही फॉल्स हो, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसको हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, जॉन डुई के द्वारा दी गई थी, एज एडवोकेटेड बाय जॉन डुई, एम्फेसाइजेस क्या कहती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है कि बच्चे को एक्टिव रखो, करके सीखे बच्चा, बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड है, बेसिकली बच्चे को सेंटर में रखती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स या लैब स्कूल्स कहा गया उनको जॉन डुई के द्वारा। जॉन डुई एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं अमेरिका में, और इन्होंने ट्राइपोलर एजुकेशन भी दी है कि शिक्षा के 3 पोल्स होते हैं। आया हुआ सवाल है सीटेट में, है ना, कि एक तरफ टीचर है, दूसरी तरफ स्टूडेंट है, और तीसरी तरफ एनवायरमेंट या करिकुलम या फिर आप सिलेबस जो आप कहना चाहें, है ना। बताइए फटाफट से बताओ। त्रिध्रुवीय शिक्षा की बात की है, ट्राइपोलर एजुकेशन, 94% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब कि लर्निंग शुड बी हैंड्स ऑन, एक्सपीरियंशियल एंड कनेक्टेड टू रियल लाइफ, सोशल लाइफ के लिए सिखाई। इन्होंने कहा है लर्निंग इज या एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाइए। ऐसा नहीं है कि जो वो थियोरी में ही रह जाए, या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या सोशली ग्रुप बना के बच्चे सीखें, और जो प्रॉब्लम्स हैं समाज में, मान लो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो पाए शिक्षा के माध्यम से, सोशल प्रॉब्लम्स पे भी या करंट प्रॉब्लम्स पे भी आप फोकस कर पाएं। ये बात जॉन डुई कहते हैं, ना कि वो ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन पे ही फोकस करो, पैसिव रहेंगे, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे, पैसिव नहीं रखना है किसी भी ऑप्शन में, बच्चे को रिजिड नहीं रखना, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, लचीलेपन की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आप देखेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंशियल एंड कनेक्टेड टू रियल लाइफ एजुकेशन, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD की जब हम बात करेंगे, विच प्रपोजेस दैट ह्यूमंस आर बायोलॉजिकली प्री वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। भाषा अर्जन यंत्र जो है, उसकी अवधारणा यह प्रस्तावित करती है कि मनुष्य भाषा सीखने के लिए जैविक रूप से पूर्व तैयार है, यानी बायोलॉजिकली हमारे अंदर क्षमता है कि हम भाषा को एक्वायर या अर्जित कर सकते हैं, जो शायद डॉग में नहीं होगी, जो शायद एक बत्तख में नहीं होगी, बट ह्यूमंस में एक स्पेशल क्षमता है भाषा की। ये बात नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है LAD, जिसकी वजह से हम, अगर आप बच्चे को ना भी सिखाएं तो भी वो आसपास से माहौल से भाषा को अर्जित कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 13, टू मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ कॉग्निटिवली गिफ्टेड बच्चे, या सिर्फ नीड्स ऑफ गिफ्टेड बच्चे, मतलब गिफ्टेड का मतलब है कुछ प्रतिभा रखता होगा बच्चा। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स आर टीचर शुड, किसी विशेष क्षेत्र में टैलेंटेड है बच्चा, हाई IQ बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, तो बेहतर कर सकता है अगर उसको चैलेंजिंग टास्क दिए जाएं। बोरिंग टास्क अगर आप दे दोगे, या क्योंकि उसका मेंटल लेवल हाई है, मानसिक क्षमता ज्यादा है, IQ ज्यादा है ना, या फिर किसी क्षेत्र में विशेष क्षमता रखता है, तो अगर विराट कोहली को अब आप आसान आसान बॉल खिलाते रहोगे, तो अगर वो विराट कोहली बन जाते, क्या बचपन में बोर हो जाते। तो चैलेंज चाहिए, गिफ्टेड व्यक्ति को चैलेंज चाहिए या स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट चाहिए जो उसको बढ़ा सके आगे। ठीक है, तो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो इनको हमें थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स वाले सवाल, एक्स्ट्रा ओलंपियाड में जा रहे हैं ये, इनको एक्स्ट्रा शीट मिल रही है जिसमें, क्योंकि बाकी बच्चों से पहले करके बैठ जाएंगे, फिर बोर होते रहेंगे बैठ के सब, है ना। कुछ लोग होते हैं तुरंत से जवाब दे देते हैं पोल में, बहुत तेज पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, तो आपको सबको साथ लेके चलना है, आसान क्वेश्चन भी रखने हैं, मुश्किल भी रखने हैं। तो ये बात तो सही है, असाइन देम द एग्जैक्ट सेम टास्क एज एवरीवन एल्स, सबके जैसा सेम काम नहीं।
इग्नोर कर दो उनको, नहीं। सिर्फ रेपिटेटिव ड्रिल वर्क दे दो, नहीं। ड्रिल वर्क तो बल्कि वहां दिया जाएगा जहां कमजोर दिक्कत हो रही है, बार बार एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले सवाल जिसमें बच्चे को चैलेंज महसूस हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने के लिए कौन सा एक उदाहरण सही नहीं है? नॉट लिखा है, कोल्ड भी हो गया। देखिए एक बार फटाफट से आप जवाब देंगे। बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति नहीं है? बताएंगे आप अब नहीं क्या है? नहीं है एनकरेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। दिशाओं में सोचने को अगर आप बढ़ावा देंगे तो बच्चों में समस्या समाधान करने की क्षमता आएगी, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं में सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, हमें तो नेगेटिव चाहिए क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव बात है। प्रोवाइडिंग रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल देयर क्वेश्चंस इमीडिएटली। बिल्कुल तुरंत से उनको रेडीमेड जवाब दे दो, कुछ खुद से सोचने ही मत दो। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित नहीं होंगी, रोट लर्निंग आ जाएगी, रट्टाफिकेशन, है ना। कुछ बच्चे होते हैं उनको हर डिसीजन जीवन का माँ बाप लेते हैं उनके लिए। तो एक टाइम पे जब उनको अपने लिए डिसीजन लेना था, जब वो बड़े हो गए, एक अडल्ट हैं, बट जाते हैं भागते हुए, एक डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं। क्रचेस बचपन से ही बैसाखियां पकड़ा दी गई हैं माँ बाप के द्वारा, इंडिपेंडेंट थिंकर बन ही नहीं पाए, क्रिटिकल थिंकिंग आई ही नहीं, है ना। गुड बॉय नाइस गर्ल बनने में रह गए, मम्माज बॉय और डैडीज गर्ल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। दोनों ही कोई बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता मुझे। उसका रीजन क्या है कि जब आप अडल्टहुड में आ गए आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए थे। ऐसा नहीं कि माँ बाप महत्वपूर्ण नहीं है या उनको आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं वॉट एवर, बट यू नो वॉट आई मीन कि आपकी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब अडल्टहुड में आपको खुद से करनी थी। एक दिन माँ बाप नहीं रहेंगे, फिर जीवन आप कैसे जिएंगे भाई? वो कभी ना कभी तो जाएंगे ना आप। थर्ड है आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट रिक्वायर क्रिटिकल एनालिसिस। तो रेडीमेड सॉल्यूशन देना प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका नहीं है, तो नॉट, यानी नॉट लिखा था, जो सही नहीं है वही सही है यहाँ पे, क्योंकि पूछा ही सही नहीं है, या गलत पूछा है तो गलत ही है जो जवाब है। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देगा। जब पूछेगा कि बढ़ावा कौन देगा, तो आपको ये जवाब देना है। ट्रायल एंड एरर का स्कोप अगर आप दे रहे हैं कि बच्चा गलती करे, सीखे खुद से, जो मैं बात कह रही थी कि अगर आपने बच्चे को बेसिक डिसीजन भी नहीं लेने दिया, आपने कुछ कहा ही नहीं उसको कभी तुम लाओ, हर चीज आप ही लाते हैं उसके लिए, आपकी रबर भी आप लाते हैं, पेंसिल भी आप लाते हैं जिंदगी भर से, फिर ऐसे ही आप बाकी चीजें मिलाने लगे, तो उसको पता ही नहीं दुकान पे जाकर खरीदते कैसे हैं, तो उसको नेगोशिएशन आएगा कहाँ से, है ना। तो ट्रायल एंड एरर का भी कई बार मौका मिलना चाहिए अगर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है बच्चे को। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना होता है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है, बट किसी और दिन दूंगी, अभी तो ये उदाहरण जो है रख लेते हैं, किसी और दिन हम इस्तेमाल करेंगे इसका, क्योंकि अभी सवाल हमने कर लिया, इजी था। किसी दिन जब फंसेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का सवाल, तब एक एग्जाम्पल हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सीसीई यानी एक एग्जामिनेशन का एक सिस्टम है, ये कह सकते हो, आकलन का तरीका है एक, जिसको सीबीएसई ने इस्तेमाल किया 2008-9 के आसपास। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंडक्टिंग टेस्ट एवरी सिंगल डे टू कीप स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर। हर दिन टेस्ट लेना सीसीई नहीं है। ये सतत का मतलब यहाँ ये नहीं कि लगातार हर दिन टेस्ट लो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जब टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के दौरान आकलन करते रहो बच्चे का, अलग अलग तरह से फीडबैक आता रहेगा, कभी क्विज से, कभी 2 सवाल पूछ लिए, कोई एक्टिविटी दे दी करने को, लेकिन ये थोड़ी कि हर दिन बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, 93% लोग सही जवाब दे रहे हैं। असेसिंग बोथ स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों ही पहलुओं का आकलन करना, है ना। और क्या है दूसरी बात, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ऑफ अ स्टूडेंट्स ग्रोथ कॉन्टिन्यूअसली, समय समय पे कॉन्टिन्यूअसली ऑन गोइंग रूप से, साल भर में मल्टीपल टाइम्स आप देख रहे हैं कि बच्चे का आकलन किया जा रहा है, असेस कर रहे हैं अलग अलग तरह से, और दोनों ही पहलुओं को। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक पक्ष, दिमाग भी और बाकी, हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो उसको को स्कोलेस्टिक या को करिकुलर एक्टिविटी बोल देते हैं, हो सकता है पेंटिंग में अच्छा हो, म्यूजिक में अच्छा हो, तो बाकी पहलू भी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाले ही नहीं, पेपर पेंसिल वाले ही नहीं, रिप्लेसिंग ऑल फॉर्मल, नहीं नहीं ऐसा नहीं है।